नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील यादव और पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल जिसका नाम है रोजगार विद अंकित। और मैं आज आपके लिए एक और खूबसूरत, जानदार, जोरदार, जबरदस्त सा विषय लेकर आया हूं। और जो आज का विषय रहने वाला है वहां से प्रश्न आने की संभावना आपके आने वाले एग्जामों में बहुतायत होती है। यानी आप इस बात को समझ सकते हैं कि आज हम उत्तर प्रदेश के कुछ पर्यटन स्थलों को जानेंगे। पर्यटन स्थल मतलब ऐसे समझ लीजिएगा कि यह उत्तर प्रदेश के वह कुछ चुनिंदा स्थान हैं जहां पर हमको उनके बारे में थोड़ा सा जानना होगा। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि वह स्थान का नाम देगा और सिर्फ इस बात को पूछने की चेष्टा करेगा कि यह स्थान कहां पर है। लेकिन हमको इसके अलावा भी कुछ और तथ्यों पर भी विचार विमर्श करना होगा जिससे कि आपका एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाए कि यह अगर कोई स्थल है तो हमें यह क्यों याद करना है। तब आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज की वीडियो बड़ी ही शानदार रहेगी, बड़ी ही जोरदार रहेगी और आप बहुत सारी नई नई चीजों को सीखेंगे। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको दिख रहा होगा जैसा कि लिखा है उत्तर प्रदेश के कुछ पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल मतलब इतना समझिएगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ जगह रही हैं और वह अपने आप में कुछ मुख्य जगह हैं, तो हमें उनको पढ़ना होगा। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का छोटा सा जिला लेकर चला हूं जिसका नाम होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों मेरठ। यानी हम मेरठ में कुछ ऐसे चुनिंदा स्थानों की आज बात करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यहां पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जब भी आप मेरठ की बात करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि मेरठ जो है आप सभी जानते हैं, मेरठ की लोकेशन आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। मेरठ के आसपास के जिले आपके माइंड में जरूर यहां पर आ जाने चाहिए अगर मैं आपसे बात मेरठ की करने वाला हूं। सर्वप्रथम अगर बात करते हैं कि सबसे प्रमुख स्थान सर कौन सा है मेरठ में, तो डियर वहां पर एक मंदिर बना हुआ है जिसको हम बाबा औगढ़नाथ का मंदिर के नाम से जानते हैं। बाबा औगढ़नाथ का जो मंदिर है यह मेरठ में अवस्थित है और यह बाबा औगढ़नाथ का मंदिर जो है प्रमुख इसलिए हो जाता है कि आप इतना समझिएगा कि यह औगढ़नाथ का मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मतलब कितना, तो ऐसे समझिएगा कि कुछ चीजें, कुछ तथ्य इसको यहां विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि जो 1857 की जो रिवॉल्यूशन हुआ था ना मेरे प्यारे दोस्तों, 1857 की जो क्रांति भारत में हुई थी उसका संबंध इस मंदिर से मानते हैं। कहा जाता है कि यह औगढ़नाथ का मंदिर जो है यहां पर एक कुआं हुआ करता था। कुआं होने के साथ साथ वहां पर लोग पानी पीने का काम किया करते थे। लेकिन मेरठ के लोग जब यहां पानी पीने के लिए गए, यानी मई 1857 की मैं बात कर रहा हूं, जब मेरठ के लोग यहां पर गए तो यहां पर औगढ़नाथ के मंदिर पर जो कार्यवाहक रहा करते थे वह अंग्रेज रहा करते थे उस कुएं पे। उन्होंने व्यक्तियों ने पानी मांगा, उन्होंने पानी देने से मना कर दिया। तब वहां के लोगों ने उग्र हुए और अंग्रेजों के खिलाफ एक आवाज उठानी शुरू कर दी। तो माना जाता है कि औगढ़नाथ का मंदिर इसलिए प्रमुख होता है कि 1857 की क्रांति में इसका यहां पर थोड़ा सा संबंध होता है और कहा जाता है कि उसी के आधारशिला पर हमने 1857 की चिंगारी जो उठी थी, जो धन सिंह गुर्जर ने दिल्ली कूच किया था। वैसे आप ऑथेंटिक चीजों को माने तो हम जानते हैं कि यहां पर जो पश्चिम बंगाल के अंदर बैरकपुर छावनी में जो यहां पर मंगल पांडे को फांसी दी गई थी उसके कारण यहां पर धन सिंह गुर्जर ने कार्यवाही करनी शुरू की थी। लेकिन कहीं ना कहीं औगढ़नाथ का भी मंदिर इससे संबंधित है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया था। तो मेरठ के लोगों ने आंदोलन 1857 में किया था। आप इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर पर आता है शहीद स्मारक। इस शब्द को जब भी बच्चा देखेगा शहीद स्मारक, बच्चा दिल्ली में आंसर लगाने की कोशिश करेगा। लेकिन ध्यान देंगे शहीद स्मारक आपका कहां पर लगाएंगे। आप उत्तर प्रदेश की जीके पढ़ रहे हैं, दिल्ली की बात हम नहीं करने वाले हैं। यहां पर शहीद स्मारक आप मेरठ में लगाएंगे। शहीद स्मारक का भी संबंध अगर बात करेंगे कि सर शहीद स्मारक क्यों, तो ध्यान देंगे कि शहीद स्मारक का संबंध भी 1857 की क्रांति से माना जाता है। यानी शहीद स्मारक का संबंध भी मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों 1857 की क्रांति से होता है। और किस तरह होता है कि जो शहीद हुए थे कब, 1857 में, यानी कुछ व्यक्ति भारत के स्वतंत्रता सेनानी 1857 में शहीद हुए होंगे और जो शहीद हुए थे उनके लिए हमने मेरठ में एक शहीद स्मारक बना दिया। और जो शहीद स्मारक बनाया वह किसकी याद में है सर, 1857 के शहीदों के लिए है। उसके अलावा आप ध्यान देंगे कि जो 10 मई होता है,
क्योंकि आप सभी जानते हैं 1857 की क्रांति की जो दिनांक थी वह 31 मई थी, लेकिन हमने इसे 10 मई को ही आरंभ कर दिया था। तो हम ध्यान देंगे कि 10 मई को, इस 10 मई को यानी प्रत्येक 10 मई को हम इस शहीद स्मारक पर एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तो यह शहीद स्मारक 10 मई को यहाँ पर एक कार्यक्रम होता है। इन 1857 के शहीदों को याद करने का काम किया जाता है, इनको श्रद्धांजलि पेश करने का काम किया जाता है। तो शहीद स्मारक कहाँ है प्यारे दोस्तों? मेरठ में अवस्थित होगा। आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि स्वतंत्रता संघर्ष म्यूजियम, तो कहाँ पर? मेरठ में स्वतंत्रता संघर्ष म्यूजियम। तो आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे कहूं कि 1857 की क्रांति की चिंगारी कहां से आरंभ हुई, तो आप कहेंगे 1857 की स्वतंत्रता की चिंगारी हम जानते हैं बैरकपुर से स्टार्ट हुई। 34वीं वाहिनी एनआई वाहिनी के एक यानी कि यहां पर सैनिक हुआ करते थे मंगल पांडे। दो व्यक्ति हुइसन और बाघ की हत्या करने के बाद उनको यहां पर क्या फांसी दे दी जाती है। फांसी देने के बाद संपूर्ण देश में एक द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है कि भारतीय सैनिक को आखिरकार क्यों अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया, क्योंकि उनका सिर्फ गुनाह इतना था कि उन्होंने चर्बी लगे उस कारतूस को जो यहां पर इनफील्ड राइफल के अंदर लगाया जाता था उसको खोलने से मना कर दिया था। लेकिन यह चिंगारी तो जरूर बैरकपुर पश्चिम बंगाल से आरंभ हुई थी, लेकिन हम अगर कहें कि स्वतंत्रता की यह चिंगारी के अलावा स्वतंत्रता 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई कहां से आरंभ हुई, तो वह मेरठ से आरंभ हुई थी। चिंगारी जरूर बैरकपुर से लगी थी, लेकिन आरंभ कहां से? जब धन सिंह गुर्जर यहां पर क्या यानी दिल्ली के लिए कूच कर देता है और दिल्ली में आकर यह चढ़ाई करता है। तो 1857 की क्रांति का ज्यादा संबंध हम कहेंगे कहां से? मेरठ से होता है। तो इसीलिए यह स्वतंत्रता संघर्ष म्यूजियम स्थापना कहां पर? आप कहेंगे मेरठ में की जाएगी। संत जॉर्ज, यहां पर संत जॉन चर्च, यह कहां पर है? मेरठ में है। और ध्यान रखेंगे यह संत जॉर्ज चर्च जो होगा यह इसलिए प्रमुख हो जाता है कि लगभग इसकी स्थापना की बात करें तो 1800 के आसपास की इसकी स्थापना हुई है। और संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत नहीं कहूंगा, उत्तर भारत का यह सबसे पुराना चर्च माना जाता है। यानी सबसे पुराना चर्च कौन सा है उत्तर भारत का? तो आप इसे ही कहेंगे, यानी उत्तर भारत का सबसे पुराना संत जॉन चर्च माना जाता है। इसकी स्थापना बहुत अंग्रेजों के समय यानी बहुत पहले हुई थी। साहेब पीर का मकबरा, साहेब पीर का मकबरा कहां पर है? तो आप कहेंगे साहेब पीर का मकबरा सा कहां पर? मेरठ में होने वाला है। जो साहेब पीर का मकबरा था, माना जाता है कि इसकी स्थापना मुगल काल में कराई गई थी। और मुगल काल में कराए जाने के बाद इसका मतलब है कि जब मुगल काल में इसकी स्थापना कराई जा रही थी तो एक बेगम इसकी स्थापना कराने का काम कर रही थी। साहेब पीर कौन थे? यह ईरान साइड से आया हुआ एक व्यक्ति था जो भारत में आया था और यह बहुत ज्यादा नॉलेज रखता था, बहुत ज्यादा ज्ञान रखता था। उसी की याद में यह मुगल इनकी क्या एक मकबरे का स्थापना करा रहे थे मेरठ में। अब हुआ क्या कि यहाँ पर जब मुगल बादशाह पहुंचता है तो वह कहता है इस साहेब पीर के मकबरे का निर्माण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे इसकी वजह कुछ भी रही हो, वह साहेब पीर को पसंद नहीं रखता हो या फिर उसके पास इतना पैसा ना हो या उसकी बेगम के साथ कुछ ऐसा हो कि वह इसको नहीं चाहता हो कि साहेब पीर का मकबरा कहां पर? मेरठ में बने। तो माना यह जाता है कि इस साहेब पीर के मकबरे को आज भी अगर आप देखोगे तो जो साहेब पीर का मकबरा है ना प्यारे दोस्तों, यह आज भी अधूरा बना हुआ है। यानी यह आज भी पूरा नहीं बन पाया है, अधूरा मकबरा है, आधा बना हुआ है, इसके ऊपर की गुंबद आदि नहीं बनी है। लेकिन यह आपको सिर्फ कहानी के तौर पर एक इंटरेस्ट लेने के लिए मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि इनकी क्या क्या खासियत है। आपसे सीधा प्रश्न पूछ रहा होगा शहीद स्मारक कहां है? आप 1 मिनट में कहेंगे मेरठ में है। सीधा पूछेगा साहेब पीर का मकबरा कहां है? आप सीधा कहेंगे मेरठ में। उसके अलावा आपसे पूछेगा बाबा औगड़नाथ का मंदिर कहां है? आप सीधा कहेंगे यह भी मेरठ में है। लेकिन थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा चीजों को कि हमें याद किस तरह करनी है। अगर हम बाबा औगड़नाथ पढ़ रहे हैं, अगर एग्जाम में आपसे सीधा पूछा गया होता औगड़नाथ का मंदिर कहां है तो शायद आप नहीं बता पाते। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा आपको रिलेट कर दिया है, पानी के पीछे लड़ाई हुई थी, 1857 की बात है, तो अब थोड़ा सा माइंड में कॉन्सेप्ट सा जनरेट हो गया है कि हाँ औगड़नाथ का मंदिर हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अगली स्लाइड पर बात करते हैं इसी तरह से छोटी छोटी चीजों को, कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों को हम यहां पर उत्तर प्रदेश के को पढ़ना आरंभ करेंगे। आइएगा मथुरा, और मथुरा के बारे में तो आप सभी जानते हैं बहुत ज्यादा पर्यटक स्थल है संपूर्ण भारत में। आगरा मथुरा ऐसे हैं, आगरा मथुरा वाराणसी जहां से सबसे ज्यादा क्या टूरिस्ट एरिया माना जाता है।
और यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने भी आते हैं, आप सभी जानते हैं मथुरा इंपोर्टेंट है, ध्यान देंगे। बांके बिहारी मंदिर, यानी बांके बिहारी मंदिर कहां पर है? यह देखिए मथुरा, वृंदावन, सभी क्षेत्र के हम चीजों को लेकर चलेंगे, लेकिन जो हमारा जिला रहेगा वह कौन सा रहेगा? मथुरा रहेगा। उसके अलावा गोवर्धन में भी कुछ चीजें होंगी और इंपोर्टेंट होंगी, मैं बात करूंगा, लेकिन जिला कौन सा लग रहा होगा? आप मथुरा उसको जिला कहेंगे। ध्यान देंगे कि बांके बिहारी का जो मंदिर है, इस व्यक्ति ने इस बांके बिहारी मंदिर का निर्माण करा है, नाम है हरिदास। हरिदास नाम के व्यक्ति ने बांके बिहारी मंदिर का निर्माण कराया। माना जाता है कि हरिदास नाम के जो व्यक्ति थे, बहुत प्राचीन बात है, इनको सपने में बांके बिहारी जी आई। वहां पर आप देखेंगे तो मंदिर है, अब यह किसका है, किस तरह है, उस पर हमको नहीं जाना है, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ कि इनके सपने में आने का काम बांके बिहारी जी ने किया था। और करने के बाद इनसे कहा था कि यहाँ पर एक मूर्त है, उसको खुदवाइएगा। जैसे कि आप जानते हैं पौराणिक कथा होती है, और खुदवाने के बाद इन्होंने मंदिर का निर्माण करा दिया। आपसे अगर पूछता है कि बांके बिहारी का मंदिर किसने बनवाया, आप कहेंगे हरिदास ने बनवाया। और इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं कि यह जो मंदिर है सिर्फ एक ही दिन सुबह को खुलता है, जन्माष्टमी के टाइम। जन्माष्टमी के टाइम यह सुबह को दर्शन देते हैं, बाकी पूरे साल कभी यह मंदिर सुबह को खुलता नहीं है, 9 बजे के बाद ही खुलता है, बाकी शाम को दर्शन देने का काम करते हैं। माना जाता है कि एक विशेष दिन जो यहाँ पर बांके बिहारी हैं, उनके हाथ में बांसुरी स्वतः आ जाती है, वह भी एक विशेष दिन होता है, वह भी यहाँ पर बांके बिहारी के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। लेकिन मुझे यहाँ पर आपको मोक्ष प्राप्त नहीं कराना है, मेरा उद्देश्य है परीक्षा में अगर प्रश्न आए तो आप उस प्रश्न को आराम से कर पाएं, बस इतना मेरा यहां पर उद्देश्य है। ब्रज परिक्रमा मथुरा का ही क्षेत्र होगा, और माना जाता है कि 84 कोस में फैला हुआ है, यह 84 कोस में फैली हुई परिक्रमा है। और इस परिक्रमा में लगभग 1300 गांव आ जाते हैं। मतलब अगर इस 84 कोस की परिक्रमा को आप करना आरंभ करते हैं तो 84 कोस मतलब आप लगा लीजिएगा किलोमीटर के हिसाब से, और लगभग 1300 गांव इस पूरी ब्रज परिक्रमा के अंदर आ जाते हैं। मतलब बहुत लंबा एरिया रहा होगा ब्रज परिक्रमा का। तो ब्रज परिक्रमा कहां पर है? हम कहेंगे मथुरा में है। गोकुल, यह तो मैंने आपको एक परियोजना भी लिखाई थी, और प्रश्न में भी प्रश्न, यहां पर एक प्रश्न पूछा गया था कि पेयजल परियोजना कौन सी है? वह गोकुल के नाम से ही तो थी। मैंने कहा था कहां होगी? मथुरा में होगी। गोकुल भी कहां पर है? आप सभी जानते हैं, आप अपने धर्म के साथ जुड़े भी होंगे, तो थोड़ी सी चीजें गोकुल वगैरह आपको आइडिया होंगी, इतना मैं आपसे आशा करता हूं। बरसाना, इसके बारे में भी आप सभी जानते हैं, बरसाना के साथ भगवान कृष्ण की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, तो बरसाना भी। नंदगांव आपसे इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अगर आपसे कोई बनता है इस मथुरा से, तो कुसुम सरोवर कहां पर है? और इसीलिए मैं लिखा है कि अगर एग्जैक्ट स्थान की बात करेगा तो गोवर्धन में होगा, लेकिन जिला बात करेगा तो मथुरा होगा। कुसुम सरोवर आपसे पूछा गया है कि कहां पर है, तो आप कहेंगे कुसुम सरोवर मथुरा में रहने वाला है। उसके अलावा कंस का किला, दो ही चीज इस स्लाइड पे इंपोर्टेंट है, एक कुसुम सरोवर, एक कंस का किला। कंस का किला इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन कंस के किले के साथ जुड़ी बातें इंपोर्टेंट हैं, ध्यान देंगे। कुसुम सरोवर कोई समस्या नहीं, याद कर लेंगे कुसुम सरोवर कहां पर है? गोवर्धन यानी मथुरा में है। लेकिन जो कंस का किला है ना मेरे प्यारे दोस्तों, यह कंस का किला बहुत ही ज्यादा पुराना किला है, और एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था सवाई जयसिंह। यह सवाई जयसिंह नाम के व्यक्ति यहां पर क्या करते हैं कि इन कंस के किले में एक यहां पर व्यवस्था ऐसी कराते हैं जो नक्षत्रों को स्टडी करने के लिए थी। यानी यह सवाई जयसिंह नक्षत्रों को स्टडी करने के लिए, नक्षत्रों के बारे में जानने के लिए यहां पर कंस के किले में कुछ इंस्ट्रूमेंट लगवाने का काम करते हैं। यह सवाई जयसिंह इस कंस के किले मथुरा में ही नहीं, यह और भी जगह नक्षत्रों की अध्ययन करने के लिए कुछ यहां पर स्थान बनवाते हैं, जिनमें से प्रमुख है मथुरा। मथुरा में कौन सा होगा? तो कंस का ही किला हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है, यह प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि यह जो सवाई जयसिंह ने उत्तर प्रदेश से किस स्थान पर नक्षत्रों के अध्ययन के लिए यहां पर कार्यक्रम या फिर यहां पर स्थापना कराई थी, तो आप कहेंगे मथुरा में सवाई जयसिंह ने क्या कराया था? नक्षत्रों की स्टडी के लिए कंस के किले में एक स्थान क्या क्या था? बनवाया था। इन्होंने इस मथुरा के अलावा अजमेर में भी ऐसी व्यवस्था कराई थी, काशी में भी ऐसी व्यवस्था करवाई थी। किसने? सवाई जयसिंह ने। जयपुर में भी कराई थी, दिल्ली में भी कराई थी। तो यह प्रमुख जगह थी जहां पर सवाई जयसिंह ने इस तरह की व्यवस्था कराई थी। उसमें से आपका एक उत्तर प्रदेश भी प्रमुख होता है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ? वैसे काशी भी है, लेकिन मथुरा हम पढ़ रहे हैं, तो मथुरा में भी यहाँ पर कराने का काम किया था। दोनों ही प्रश्न नीचे वाले बहुत ज्यादा जरूरी हैं, आपको याद रहने चाहिए।
और आगरा है हमारा यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों आगरा। यानी आगरा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं और स्पेशल उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से मैं बात करूं तो यह आगरा आपके लिए बहुत ज्यादा रोचक तथ्यों को लेकर आता है और बहुत ज्यादा आपके परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। देखिएगा दोस्तों, अगर हम सबसे पहले अगर आगरा की बात करना स्टार्ट करते हैं तो इस आगरा के अंदर सबसे पहले आप जानते हैं ताजमहल। ताजमहल मतलब अजूबों में शामिल किया जाने वाला भारत का एक यह स्तंभ है। तब आप कह सकते हैं कि सर ताजमहल पर क्या क्या प्रश्न बन सकता है, इस बात को हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रमुख तो यही होगा कि आपसे यहाँ पर सिर्फ इतना पूछने की चेष्टा कर रहा होगा कि इसमें से कोई भी एक स्थान दे रहा होगा और पूछ रहा होगा यह किस शहर में पड़ता है या उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है। लेकिन इसके अलावा भी थोड़े से तथ्यों को हम जान लेते हैं, आपके लिए आवश्यक हो जाता है। ध्यान देंगे, जो आगरा का निर्माण किया गया था यह 1632 में किया गया था। 1632 में यह बनकर पूर्ण हो गया था। बनने में इसे बहुत लंबा समय लगा था, लगभग 10 साल, यानी यह 1620-21 से ही आरंभ होने का काम करता है। अगर 1632 में ताजमहल बना था तो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति हुआ था मुगल काल में जिसको आप शाहजहां के नाम से जानते हैं, और यह जो शाहजहां नाम का व्यक्ति है इससे आप कह सकते हैं कि यह भारत के अंदर यानी कि इस ताजमहल का निर्माण कराने का काम करता है। इसकी एक पत्नी हुआ करती थी जिसको नाम को आप सभी जानते हैं, जिसका नाम हुआ करता था मुमताज, और मुमताज नाम की यह पत्नी इसी की याद में यह शाहजहां ताजमहल बनवाने का काम करता है। और इस मुमताज को एक और नाम से जाना जाता था, आप इसे मेहरुन्निसा भी कह सकते थे। और मुमताज यानी मेहरुन्निसा से होने वाली, यानी कि हम अगर कहें कि जो शाहजहां हुआ करता था यह मुमताज जो थी इस शाहजहां की तीसरी बेगम मानी जाती है, मतलब थर्ड बेगम हुआ करती थी। इससे पहले 2 और हुआ करती थी। हम कह सकते हैं कि यह शाहजहां इस मुमताज से बेइंतहा प्यार करता था, बेइंतहा मोहब्बत करता था, और इससे होने वाले बच्चों की जो संख्या हुआ करती थी वह डियर 14 हुआ करती थी। यानी मुमताज से बच्चे 14 पैदा हुए थे, जिनमें से 7 जिंदा रहेंगे, 7 यहाँ पर जिनकी मृत्यु हो जाएगी। तब आप कह सकते हैं सिर्फ इतना कि यह शाहजहां ने आगरा का ताजमहल बनवाने का काम किया था। आप इसके अलावा भी अगर इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो इतना याद रखिएगा कि 1983 में, कब 1983 में इस ताजमहल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने का काम किया गया था। यानी यूनेस्को ने इस ताजमहल को यहाँ पर विश्व विरासत स्थल माना था। 1983 में इसे शामिल करने का काम किया गया था। अगर आपसे मुख्य चीजों पर मैं बात करूं, इस ताजमहल से बनने वाली प्रमुख चीजें क्या हो सकती हैं, तो इतना आपने जाना कि मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवाया, और मुमताज इसकी कौन सी तीसरी बेगम हुआ करती थी। अगर हम बात कर लेते हैं इस ताजमहल पर भी 2-3 और अच्छे प्रश्नों की, कि कई बार आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा होता है, और प्रश्न कुछ इस तरह से होता है कि जो ताजमहल है इस ताजमहल का वास्तुकार कौन था। आप ऐसे समझ लीजिएगा कि यह मिस्त्री की बात कर रहा है कि ताजमहल को बनाने वाला मिस्त्री, वास्तुकार, डिजाइन करने वाला व्यक्ति कौन था। तो प्रमुख रूप से आप इसमें एक व्यक्ति का नाम याद रख सकते हैं, जिसका नाम है यहाँ पर, पहला याद रखेंगे उस्ताद लाहौरी। यानी उस्ताद लाहौरी यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है जो इस ताजमहल का वास्तुकार माना जाता है। अगर उस्ताद लाहौरी आपको याद रख लेंगे तो आप जरूर एग्जाम में इस प्रश्न को कर जाएंगे, वास्तुकार से अगर प्रश्न पूछेगा। लेकिन उस्ताद लाहौरी के साथ आप एक व्यक्ति का नाम और याद रखेंगे जिसका नाम था ईसा खां। यह दोनों ऑप्शन में मिल सकते हैं। अगर दोनों नहीं मिलेंगे तो आपको उस्ताद अहमद लाहौरी जरूर यहाँ पर मिलने का काम करेगा। यानी जो ताजमहल से प्रश्न बनेंगे प्रमुख रूप से आपके सामने यह प्रश्न बनकर आ सकते हैं। आप सभी जानते हैं ताजमहल यमुना नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश में कई बार पूछा गया है कि इसका जो यहाँ पर रंग जो यहाँ पर उतरता जा रहा है, इसका प्रदूषण के कारण जो रंग उतर रहा है उसका कारण क्या है, अम्लीय वर्षा के कारण यह पीला होता जा रहा है। इस बात को आप सभी जानते हैं। आगे बात करते हैं। मैं ताजमहल पर बहुत लंबी बात करूंगा, लेकिन फिर आइएगा विशेष तरीके से और विशेष विषय के साथ जब हम ताजमहल पर बात कर रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर है एतमा-उद-दौला का मकबरा। कहां पर है, इंपोर्टेंट है, आगरा में है। एतमा-उद-दौला का मकबरा कहां पर है, आप कहेंगे सर यह है आगरा में है।
और एतमा उद्दौला का मकबरा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि इस एतमा उद्दौला के मकबरे को आप एक और नाम दे सकते हैं जिसे आप ग्यास बेग कह सकते हैं। यानी ग्यास बेग कहें या एतमा उद्दौला का मकबरा कहें, आप दोनों ही बातों को एक ही मानेंगे। एतमा उद्दौला दरअसल ग्यास बेग दोनों एक ही बात है। यह जो ग्यास बेग था, आप कह सकते हैं यहां पर जो हमारे मुगल काल का ही समय था, और मुगल काल के समय जहांगीर की पत्नी और जहांगीर की पत्नी नूरजहां का पिता होने का काम करता है। और यह ग्यास बेग जो था, इसकी बेटी ही इस मकबरे को बनवाने का काम करती है, और कहां पर, आगरा में बनवाने का काम करती है। महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस पर बनता है, जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहली इमारत जो सफेद संगमरमर से बनाई गई, यानी सफेद संगमरमर से निर्मित पहली इमारत कौन सी थी। अधिकतर बच्चे सोचते हैं और आंसर लगाते हैं कि सफेद संगमरमर से निर्मित इमारत कौन सी, ताजमहल है, क्योंकि वह जानते हैं कि मकराना की खान से यहां पर संगमरमर निकाल के आगरा में लगाने का काम किया गया है, ताजमहल को बनाने का काम किया गया था। लेकिन यह आंसर होने वाला है एतमा उद्दौला, यानी एतमा उद्दौला का भारत में पहली इमारत है जिसमें सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। यानी सफेद संगमरमर से बनाई जाने वाली इमारत कौन सी है, आप कहेंगे एतमा उद्दौला का मकबरा है, जो यहाँ पर क्या, यानी सफेद संगमरमर से बनाया गया है। कहां पर है, आगरा में है, यह तो सामान्य सी बात है। आगरा के किले की बात करते हैं तो आगरा का किला भी हम कहेंगे आगरा में ही है, और आगरे के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। ऐसे आगरा ऐसे अकबर। और अगर आगरे के किले की हम बात करते हैं तो आगरे के किले के आपको यहां पर मिलेगा, सबसे पहले ध्यान देंगे कि माना यह जाता है कि आगरा जो शहर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, उसका यहां पर जो संस्थापक माना जाता है वह सिकंदर लोधी को माना जाता है। यानी सिकंदर लोधी ने 1504 में यहां पर आगरा शहर बसाने का काम किया था। और सिकंदर लोधी ने जब 1504 में आगरा शहर बसाया था, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि माना यह जाता है कि सिकंदर ने ही इस आगरा के किले का निर्माण करा दिया था। लेकिन परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सिकंदर लोधी ने आगरे के किले का निर्माण कराया। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि यह आगरे का किला बहुत पुराना था, लेकिन सिकंदर लोधी ने जो इसका निर्माण करवाया था वह सिर्फ ईंटों के माध्यम से कराया था। एक ईंटों का किला बनवा के तैयार कर दिया था। लेकिन अकबर ने इसे लाल बलुआ पत्थर से और ज्यादा अच्छी तरह से सुसज्जित तरीके से बनाने का काम किया। तब हम कहेंगे आगरे के किले का निर्माण अकबर ने कराया, और आगरा में ही तो होगा ही होगा, क्योंकि यह कहां पर, आगरे के किले के नाम से जाना जा रहा है। मोती मस्जिद, मोती मस्जिद की अगर बात करें, शाहजहां इसको बनवाने का काम करेगा। शाहजहां अपनी बेटी की याद में इस मोती मस्जिद को बनवाने का काम करता है। मोती मस्जिद आपको दिल्ली में भी देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन मोती मस्जिद हम अभी कहां पढ़ रहे हैं, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया। जामा मस्जिद भी आपको दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन जामा मस्जिद भी आपसे अगर पूछता है तो कहेंगे कहां पर, उत्तर प्रदेश की जी क्या पढ़ रहे हैं, आगरा में जामा मस्जिद रहने वाली है। जो अकबर का मकबरा है यह सिकंदरा, याद रखिएगा, सिकंदरा दरअसल आगरा में ही, आगरा से 40 किलोमीटर दूर की डिस्टेंस पर पड़ने वाली एक जगह है। और यह सिकंदरा अकबर के लिहाजा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी। तब अकबर ने अपना मकबरा कहां पर बनवाया, मतलब अकबर का मकबरा कहां बना उसकी मृत्यु के बाद, आप कह रहे होंगे सर सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया गया। दो चीजें याद रखिएगा, अगर मस्जिदों की बात हमने थोड़ी यहां पर कर ली है, एक मस्जिद है अटाला मस्जिद, एक मस्जिद है झजरी मस्जिद। इन दोनों को याद रखिएगा कहां पर हैं, तो आप कहेंगे जौनपुर में इनका यहां पर स्थान होने वाला है, यह जौनपुर में रहेंगे। महत्वपूर्ण इसमें सारे के सारे तथ्य होंगे, सारे के सारे बिंदु आपके लिए बहुत ज्यादा अति आवश्यक हो जाते हैं परीक्षा के लिए, इसलिए ध्यान रखेंगे कि हमको इतना जानकर चलना है। चलिए अगली चीज पर बात करते हैं, अगला होने वाला है हमारा, यहां पर ध्यान देंगे। देखिए आगरा के ही पास फतेहपुर सीकरी है, लगभग आगरा शहर से 40 किलोमीटर दूर। लेकिन मैंने फतेहपुर सीकरी को दरअसल इसलिए अलग लिखा है क्योंकि जब वो प्रश्न पूछता है ना, तो आगरा ना देकर कई बार ऑप्शन में फतेहपुर सीकरी ही देता है। हालांकि आप जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि इस फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर ने अपनी राजधानी को रखा था। यानी अकबर ने अपनी राजधानी कहां रखा था, अकबर ने इसे अपनी राजधानी रखा था। तो अगर अकबर ने इसे राजधानी रखा था तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण फतेहपुर सीकरी इसलिए हो जाता है।
पर एक बात ध्यान देंगे कि अरे अकबर ने इसको अपनी राजधानी रखा है तो यह जितनी भी चीजें होंगी, जितनी भी चीजें, इन सब का निर्माण अकबर करा रहा होगा। यानी अगर इसने को राजधानी फतेहपुर सीकरी को आगरा यानी फतेहपुर सीकरी को अकबर ने राजधानी रखा है तो यह जितनी भी चीजें होंगी इनका निर्माण कौन करा रहा होगा? अकबर करा रहा होगा। आप एक बार में फतेहपुर सीकरी की सारी चीजों को याद कर चुके होंगे। बात कर लेते हैं शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। ध्यान देंगे, माना यह जाता है कि जो यहां पर अकबर था, इस अकबर का जन्म ही कहां पर हुआ था? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में हुआ था। यानी इसलिए इसका मकबरा यहां पर बनवाने का काम करते हैं। तब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां पर है, तो हम कहेंगे कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां पर है? फतेहपुर सीकरी के अंदर होता है। माना जाता है कि यहाँ पर जो अकबर की माँ थी वह कुछ दिन इसमें रही थी, ऐसा कुछ वह सब चीजें अलग हैं, आप सिर्फ स्थान याद रखिएगा। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा आप जानते हैं सबसे ऊंचा, लगभग 84 फीट इसकी ऊंचाई मानी जाती है और सबसे ऊंचा दरवाजा माना जाता है। लेकिन इस बुलंद दरवाजे को जो अकबर ने बनवाया है एक प्रमुख बात के ऊपर बनाया है और वह कहता है कि मैं इसे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवा रहा हूं। यानी जब अकबर गुजरात को जीत कर आया था तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इस बुलंद दरवाजे का निर्माण कराने का काम करता है और कहा जाता है कि इसको आप विक्ट्री यानी विक्ट्री गेट भी कहा जाता है, विजय गेट भी कहा जाता है। और यह बहुत ऊंचा है, कभी फतेहपुर सीकरी जाएंगे तो इसको देखने की कोशिश करेंगे। बुलंद दरवाजे को माना जाता है इतना ऊंचा होता है कि जब इसको कोई व्यक्ति ऊपर तक देखने की कोशिश करता है तो ऐसा तो नहीं है कि मैं 100% कह सकता हूं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति की टोपी सिर से गिर जाती है अगर वह पूरा बुलंद दरवाजा ऊपर देखने की कोशिश करेगा। इतनी ऊंचाई पर बनाया गया है बुलंद दरवाजा, मतलब भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है। क्यों बनवाया अकबर ने? तो हम कहेंगे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। बहुत महत्वपूर्ण है यह वाला प्रश्न। गुजरात विजय के स्तंभ में अकबर ने क्या बनाया? यह बुलंद दरवाजा अकबर ने क्यों बनाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाने की कोशिश की। जोधाबाई महल आप जानते हैं, उसके बाद बीरबल महल और मरियम महल। यानी बीरबल महल के लिए तो कहा जाता है कि अकबर ने अपनी किसी रानी के लिए बनवाया था, बाद में इसे बीरबल को दे दिया क्योंकि रानी ने रहने से मना कर दिया। लेकिन यह 3 महल हैं। आप मरियम महल आप जानते हैं कि मरियम यहाँ पर इसकी पत्नी रही थी, माना जाता है कि सलीम इसका ही पुत्र था। लेकिन समझिएगा कि 3 महल हैं। 3 महल का मतलब कि जब राजधानी अकबर वहां ले गया तो रानी और बीरबल भी तो साथ ही रखने थे, तो इनके लिए एक एक महल बनवा दिया। ऐसे याद रख लीजिएगा कि जब अकबर अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर लेकर गया तो रानी और बीरबल, क्योंकि बीरबल तो अकबर के साथ रहता था हमेशा, तो इनके लिए वहां पर इसने उनके लिए भी महल बनवाया। तो यह तीनों महल कहां पर हैं? आप कहेंगे फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी भी वैसे आगरा में ही है, लेकिन फतेहपुर सीकरी ही ऑप्शन में देता है, तो तब आप इनको आसानी से लगा पाएंगे, कोई समस्या इसमें नहीं होने वाली है। अगली स्लाइड पर चलते हैं और जानते हैं क्या कहता है लखनऊ। और लखनऊ में आप याद रखेंगे एक प्रश्न है और जो इसी प्रश्न को बहुत ज्यादा पूछता है कि बड़ा इमाम बाड़ा कहां पर है। देखिए, बड़ा इमाम बाड़ा कहे तो भी लखनऊ, छोटा इमाम बाड़ा कहे तो भी लखनऊ। और ध्यान देंगे एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था आसिफ उद्दौला। नाम क्या था? आसिफ उद्दौला। और यह जो आसिफ उद्दौला नाम का व्यक्ति था ना मेरे प्यारे दोस्तों, इस आसिफ उद्दौला ने इस बड़े इमामबाड़े को और छोटे इमामबाड़े को बनवाने की काम किया था। यानी हम इस बात को कह सकते हैं कि आसिफ उद्दौला ने बड़ा इमामबाड़ा बनवाने का काम किया था। अब क्यों बनवाया था? ऐसे समझिएगा कि नमाज पढ़ने के लिए बनवाया था। यानी नमाज पढ़ने के लिए एक इमामबाड़ा, बहुत लंबा चौड़ा एरिया इसने घेरा था और उसको बनवाने का काम आसिफ उद्दौला ने किया था। नमाज पढ़ने के लिए इसको बनवाया गया था। एक शाहनजक इमामबाड़ा भी है, यह भी कहां पर है? लखनऊ में है। कोई समस्या नहीं, इमामबाड़े 3 बताए हैं, छोटा, बड़ा और शाहनजक कहां पर? लखनऊ में ही होने वाला है। राम मनोहर लोहिया पार्क, लखनऊ। देखिए, उत्तर प्रदेश से हमारे प्रदेश की राजधानी है और अगर उत्तर प्रदेश से हमारे प्रदेश की राजधानी है तो कुछ राजनेताओं के नाम भी उत्तर प्रदेश में जुड़े होंगे। जैसे आप अभी पढ़ेंगे अंबेडकर पार्क,
कहां पर है? लखनऊ में। राम मनोहर लोहिया पार्क कहां पर है? लखनऊ में। जब कभी छोटे मोटे आंदोलन होते हैं, कभी धरना रैली आदि होते हैं, तो दरअसल यह दो पार्क ऐसे माने जाते हैं जहां पर लोग जाके एकत्रित होते हैं, यानी कि इन दोनों जगहों पर। लेकिन ध्यान देंगे, राम मनोहर लोहिया एक ऐसे व्यक्ति थे जो राजनेता थे, समाजवादी नेता माने जाते हैं, समाजवादी नेता। और इन्होंने कभी जवाहरलाल नेहरू के सामने चुनाव लड़ने की चेष्टा की थी, और जवाहरलाल नेहरू के सामने चुनाव लड़े थे। समाजवादी नेता थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और यह पार्क इनके नाम पर कहां पर बनाया गया है? सर, लखनऊ में बनाया गया है। राम मनोहर लोहिया मतलब राजधानी है, तो थोड़े राजनेताओं के नाम यहां पर जोड़े गए होंगे, इनके नाम पर पार्क बनाए गए होंगे। देखिए, रूमी दरवाजा जरूरी होगा, याद रखिएगा। उसके अलावा इंदिरा गांधी अंतरिक्षशाला, होता क्या है? इंदिरा गांधी अंतरिक्षशाला है तो कुछ नहीं, आप ऐसे समझ लीजिएगा कि इसके अंदर आप घूमने के लिए जाएंगे तो इसके अंदर घूमने पर जाने पर आपको विभिन्न प्रकार के ग्रहों के प्लैनेट के बारे में बताया जाएगा, उनको थोड़ा दिखाने की कोशिश की जाएगी। मतलब आपको दिखाने का मतलब कि आसमान में नहीं, वहां पर छोटे छोटे यह मॉडल बनाकर, डमी बनाकर रखा है, उनके माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष के बारे में जानकारी देने का काम करती है इंदिरा गांधी अंतरिक्षशाला। और यह कहां पर है? लखनऊ में है। अंबेडकर पार्क का जो निर्माण है मेरे प्यारे दोस्तों, वह बहुत पुराना है, 1900 के आसपास का पुराना होता है। लेकिन 2007 में इसका पुनरुद्धार कर दिया गया। कब? 2007 में इसको और ज्यादा मरम्मत कर दिया गया, लेकिन 2008 में आकर इसका उद्घाटन किया गया था। हम कह सकते हैं कि मायावती जी के द्वारा इसका उद्घाटन करके और ज्यादा इसे अच्छा बनाया गया था। 2007 और 2008 याद रखिएगा। लेकिन पुराना बहुत है, लेकिन यह दो डेट महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि अंबेडकर यहां पर जानते हैं कि अंबेडकर पार्क जो है वह आपसे परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि आप खुद आइडिया नहीं लगाएंगे कि उत्तर प्रदेश में अंबेडकर पार्क कहां हो सकता है। उसके अलावा नोएडा में भी कुछ यहां पर हमारी जो मुख्यमंत्री जी रही हैं मायावती जी, उन्होंने नोएडा में भी विभिन्न प्रकार के पार्कों को बनवाने की कोशिश की है, तो वह अभी इतना परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी नहीं है। और फिर भी आप जानना चाहते हैं तो आप इतना ध्यान रखिएगा, वह सारी चीजें आपको बेसिक सी पता होना चाहिए। अयोध्या, अगला जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फैजाबाद। देखिए, फैजाबाद अब तो आप इसे अयोध्या ही कह सकते हैं, फैजाबाद भी कह सकते थे, क्योंकि पहले ये फैजाबाद जिला हुआ करता था, अब क्या है? अयोध्या है। योगी जी ने जैसे नाम फेरबदल करने का जो एक मुहिम चलाई थी ना, जैसे विभिन्न प्रकार की जगहों के नाम, जिलों के नाम बदलने का काम किया था, उसी तरह जैसे दीनदयाल उपाध्याय, बहुत सारे थे, अलीगढ़ को हरिगढ़ और वो सारी चीजें। तो अयोध्या को पढ़ेंगे तो देखिए, अयोध्या में सबसे पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए कि अयोध्या में सबसे महत्वपूर्ण हम कहेंगे राम जन्मभूमि। हाल ही में 5 अगस्त को इस मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, लेकिन यह राम जन्मभूमि अयोध्या में है, इस बात को आप सभी जानते होंगे। अब राम जन्मभूमि अयोध्या में है, आज से पहले हम इस बात को नहीं कह सकते थे 100%, लेकिन अब तो सरकार ने भी माना है और यहाँ पर साक्ष्य भी मिले हैं, तो अब हम कह सकते हैं और किताबों में लिखा है। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि राम जन्मभूमि अयोध्या में है या नहीं है, किताबों में लिखा है, एग्जाम में पूछा गया है, तो प्यारे दोस्त मैं उसे पढ़ाने की चेष्टा कर रहा हूँ। कनक भवन कहां पर है? अयोध्या में है। और माना जाता है कि जो कनक भवन था, यह कनक भवन किसी समय में जो यहाँ पर सीता जी हुआ करती थी, भगवान श्री राम की पत्नी, देखिए बहुत पुरानी है, लेकिन आज खंडर के तौर पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन कनक भवन आपसे पूछता है तो यह केकई जो हुआ करती थी, केकई ने यह माता सीता को मुंह दिखाई एक जो होता है उसमें कनक भवन दिया था, ऐसा माना जाता है। मतलब कनक भवन सीता को दे दिया था। हनुमानगढ़ी यह एक गांव है, और जब सारी यानी कि रामायण खत्म होने की कगार पर होती है, तो भगवान श्री राम हनुमान को एक गांव दे देते हैं और कहते हैं कि आपके लिए यह गांव होता है। आप जानते हैं सभी राजाओं के गांव हुआ करते, कुछ क्षेत्र हुआ करता था, तो उसी तरह भगवान श्री राम ने हनुमान को एक गांव दे दिया था और कहा था हनुमानगढ़ी आज से आपकी होगी, आप इस पर क्या शासन या फिर आपके उसको देख रेख का काम करेंगे। तो हनुमानगढ़ी महत्वपूर्ण है, कहां पर है? अयोध्या में ही है। आगे बात करते हैं राम की पौड़ी, आप जानते हैं यह तो हर की पौड़ी, राम की पौड़ी कहां पर है? सभी अयोध्या में ही होंगी। आप राम कथा संग्रहालय, मतलब भगवान श्री राम से कुछ जुड़ी चीजों को राम कथा संग्रहालय में रखा गया है। और उसके अलावा स्वर्ग द्वार, इस स्वर्ग द्वार को याद रखिएगा कि इसको स्वर्ग द्वार को एक और नाम दिया गया है, इससे कहा जाता है अयोध्या की भूल भुलैया। क्या? अयोध्या की भूल भुलैया।
और अयोध्या की भूल भुलैया का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें बनाई गई हैं कि व्यक्ति इसमें भूल जाता है। आप इसे स्वर्गद्वार को अयोध्या की भूल भुलैया कहने का भी काम करेंगे और आप इतना जान जाएंगे कि यह सारी चीजें मैंने जो पढ़ाई हैं, चाहे तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। चाहे मैंने लखनऊ के बारे में आपको बताया हो, चाहे मैंने उसके अलावा आपको फतेहपुर सीकरी के बारे में बताया हो, चाहे उसके अलावा आगरा के बारे में बताया हो, चाहे उसके अलावा मथुरा के बारे में पढ़ाने की बात की हो, चाहे मैं फिर अंत में शुरू में आता हूं तो मैंने मेरठ के बारे में बताया। और अगर अब भी कुछ छूटता है तो बने रहिएगा मेरे प्रश्नों के साथ, मैं जरूर उन प्रश्नों को कवर कराऊंगा जहां से आपको लगता है कि सर ने यह चीज नहीं कराई। वैसे तो परीक्षा में आने वाली हर वह चीज को मैंने नजर में रखते हुए कराया है जो आपसे पूछा गया है या पूछने की चेष्टा कभी आगे करेगा, लेकिन फिर भी अगली वीडियो जो होगी उसमें आप प्रश्नों के माध्यम से इन सब चीजों को कर पा रहे होंगे और हाँ मानेंगे कि हाँ सर जो आपने पढ़ाया था वह पूछा गया था। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।